हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस चर्चा और कक्षा के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हम लोग एक नई प्रकार की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज से लेकर के संडे तक की जो भी आपकी क्लासेस होंगी, इनमें केवल आपको शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं ही दी जाएंगी। आप भली बात जान पा रहे होंगे, अगर मान लीजिए कुछ विद्यार्थीगण ऐसे रह गए जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, तो हम उनसे बहुत ही सावधानी अपेक्षा करके चलेंगे कि आपको अपना जुड़ाव पुरानी वीडियोस के साथ कर लेना चाहिए। वहाँ पर जो भी आपके शेड्यूल्स बताए गए हैं या वहाँ पर जो भी आपके अलग अलग प्रकार के बैचों का नामकरण किया गया है, तो आप उनको एक बार भली बात समझ लें, उनके साथ अपना जुड़ाव कर लें। हम फिर वही कहेंगे कि जो शेड्यूल एक कक्षा के माध्यम से हमने आपको दिया था, वो नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से अप्लाई हो जाएगा। इस सप्ताह में जो भी दिन हमारे पास बचे हैं, यहाँ पर आपके सामने शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं आ रही हैं। यानी कि आज से शिक्षण अभिरुचि को लेकर के आपका कार्यक्रम प्रारंभ होगा। संडे तक आपका जो कार्यक्रम है शिक्षण अभिरुचि वाला ही रहेगा। फिर मंडे से आपका वही शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा, जो शेड्यूल हमने एक बार आपको एक चर्चा या एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन का मामला आपके सामने आ रहा है, और उसमें शिक्षण अभिरुचि का जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम कंप्लीट हम आपको यहाँ पे कराएंगे। सीक्वेंस में आपका पाठ्यक्रम चलेगा। जिस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जो यूनिट्स हैं, जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, उसी तरीके से क्या है, शिक्षण अभिरुचि का वेरी कंप्लीट डिस्कशन आपका क्या होगा यहाँ पर। और सिस्टमेटाइज तरीके से हम क्या है, शिक्षण अभिरुचि के अंदर की जो वैल्यूज हैं, उन पर अपना डिस्कशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो शीर्षक है चर्चा का, उसको आप कह सकते हैं कि शिक्षण अभिरुचि का प्रस्तुतिकरण हमको करना है, प्रेजेंटेशन करना है, या वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन करना है, या आप चाहें तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और जो लोग भलीभांति हमको समझते हैं, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में हमारा सबसे शुरुआती व्यवहार यह रहता है कि हम आपको उसके बैकबोन समझाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी समझाते हैं। क्योंकि अगर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी एक बार आपके ग्रिप में आ जाती है, फिर जो सारी चर्चाएं आपके सामने आनी हैं, वो तमाम प्रकार की जो चर्चाएं हैं, वो अपने आप ही आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं, या अपने आप ही आपके लिए साथियों काफ़ी क्या है, आसान हो जाती हैं। वही पुराना कोटेशन, आज की चर्चा को उसी कोटेशन के साथ हम क्या है, प्रारंभ करना चाहेंगे। जैसा कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु ने कभी कहा था कि अगर आप कभी भी किसी नई विषय वस्तु के साथ अपना जुड़ाव करना चाहते हैं, अपना एसोसिएशन करना चाहते हैं, या उसको समझना चाहते हैं, तो पहले उस विषय वस्तु की रीढ़ की हड्डी को समझो। पहले उस विषय वस्तु के मुख्य उद्देश्य को समझो। आखिर जो विषय वस्तु आपके सामने आई है, वो अपना क्या एक रियल ऑब्जेक्टिव लेकर के आती है, या उसका बैकबोन क्या है। ऑब्जेक्टिव या बैकबोन जब आपके ग्रिप में आ जाएगा, तो फिर आपका माइंड अपने आप ही ये समझना प्रारंभ कर देगा कि शिक्षण अभिरुचि के अंदर की जो वेरी डीप कैलकुलेशन है एंड जो वेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन है, उनको आपको किस प्रकार से लेकर के चलना है, या वो आपसे क्या चाहती हैं, या वो आपसे क्या चाहती हैं। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि शिक्षण अभिरुचि का जो मामला है, हमको केवल इतना लगता है, आप मेरी बात समझना, शिक्षण अभिरुचि का जो मामला है, हमको केवल इतना लगता है कि अध्ययन और अध्यापन के रिश्ते को आप कैसे पवित्र बना सकते हैं, अध्ययन और अध्यापक के रिश्ते को आप कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, अध्ययन और अध्यापन के रिश्ते को आप कैसे पवित्र बना सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि का यही उद्देश्य है। यानी कि अगर आप कभी भी अपने पाठ्यक्रम को ऑब्जर्व करने की बात करोगे, तो आपका पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, वो तमाम प्रकार के टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको यही समझाने का कार्य कर रहे हैं कि भी हमारा उद्देश्य यही बन के आता है कि अध्ययन और अध्यापन के कार्य को हम किस प्रकार से पवित्र, सकारात्मक, प्रभावशाली बना सकते हैं। ये सारा खेल है ही उसी का, ये सारा खेल है ही उसी का। हाँ, तब जाकर के चर्चाएं थोड़ी हमारी भिन्न हो जाती हैं
जब एडुकेशन के रिगार्डिंग, शिक्षा के रिगार्डिंग नाना प्रकार के कमीशंस आप पढ़ने की बात करोगे, नाना प्रकार के इंस्टीट्यूशन आप पढ़ने की बात करोगे, जो आपका शुरुआत में आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा बातें अलग हो जाएंगी जब आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करोगे, और शिक्षा मनोविज्ञान की जब आप बातें करोगे तो उसमें जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं वो एडुकेशन को प्रमोट किए जाने के कॉन्टेक्स्ट में या उसको इफेक्टिव बनाए जाने के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, कौन सी उनकी किताबें हैं, क्या उनके फेमस कोटेशन हैं, ये तमाम प्रकार की बातें हम धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बोल रहे हैं कंप्लीट डिस्कशन आपका शिक्षण अभिरुचि का होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम एक या दो टॉपिक आपको पढ़ा के चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही क्या होगा, सारा डिस्कशन होगा। एक एक टॉपिक आपको इसी बोर्ड के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, यही हमारा संसाधन है, और इसी बोर्ड के माध्यम से एक एक टॉपिक आपको क्या पढ़ाया जाएगा। चर्चा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर को साक्ष्य मानते हुए, आप लोगों के डेडिकेशन को साक्ष्य मानते हुए, आप लोगों के माता पिताओं का जो आप पर भरोसा है उसको साक्ष्य मानते हुए आज शिक्षण अभिरुचि की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे पहले हम आपको इन 3 या 4 दिनों में साथियों कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं, अगर उसको एक बार आप अपने साथ जोड़ के चलोगे तो शिक्षण अभिरुचि की दुनिया में प्रवेश पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में एक जिज्ञासा आपके मन में पैदा होगी, शिक्षण अभिरुचि के प्रति एक रुचि आपके मन में पैदा होगी, और जब जिज्ञासाएं पैदा हो जाती हैं, रुचियां पैदा हो जाती हैं, तो किसी भी विषय वस्तु में प्रवेश पाना उतना ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और वही तो हमको करके चलना है। तो चर्चा के प्रारंभ में हम जो हैं आज आपको एक टाइटल देना चाहेंगे, और टाइटल क्या होगा, इसको हम लोग कह के चलेंगे कि हमको ये समझना है कि भाई शिक्षा हमने लिखा जैसे, तो हम ये समझाएंगे आपको शुरुआत में कि शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, दैट मीन्स आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेशन, शिक्षा का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेशन। ठीक है। अब देखिए, अगर आप साथियों शिक्षा के महत्व को समझना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल तो इसी का है आपके शिक्षण अभिरुचि में, है ना। हम अभी आपको बता ही रहे थे कि शिक्षा का महत्व अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि शिक्षा के महत्व को अगर आप समझते हुए आसान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, मानव के विकास का धरातल। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, मानव के विकास का धरातल। और कोई भी विद्यार्थी मान के नहीं चलेगा कि ये जो चर्चाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग नहीं है। साथियों, पाठ्यक्रम में जो प्रवेश पाने के तरीके होते हैं वो तौर तरीके हम आपको सिखा रहे हैं। मानव के विकास का धरातल, और जब आप मानव के विकास का धरातल यहां पर इस्टेब्लिश करके चलोगे तो मानव के विकास के धरातल को आप जरा 2 तरीके से डील करोगे, है ना। कि अगर आप मानव के विकास के धरातल को समझना चाहते हैं तो एक चर्चा आपकी क्या हो जाती है, समाज आधारित चर्चा हो जाती है। एक चर्चा आपकी क्या हो जाती है, सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाती है, यानी कि समाज आधारित चर्चा हो जाती है। और एक चर्चा मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाती है, राज्य आधारित चर्चा हो जाती है। राज्य आधारित चर्चा हो जाती है, दैट मीन्स कैसी चर्चा हो जाती है, स्टेट ओरिएंटेड चर्चा हो जाती है ना। अब ये बातें आपको यहां से इन दोनों को जोड़ते हुए ये बात कहनी है, इन दोनों को जोड़ते हुए आपको ये बात कहनी है कि अगर आप मानव के विकास की बात करेंगे, अगर आप किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे, मानव के विकास की बात करेंगे, तो अब ये कहने में कोई समस्या नहीं है कि मानव के विकास के संदर्भ में ये क्या है, ये आपकी सर्वोत्तम संस्थाएं मानी जाती हैं। ये क्या है, ये आपकी सर्वोत्तम संस्थाएं मानी जाती हैं, यानी कि क्या है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन आप इनको कह सकते हैं, है ना। तो शिक्षा का महत्व आपको यहीं से मिलेगा, है ना। चर्चाएं ऐसी करो जो बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिफरेंट वे में ले जाकर के कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक परीक्षाओं में अपने सिलेक्शन को एश्योर्ड करना काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। वही व्यवहार हम आपके सामने कर भी रहे हैं
कि जैसे शिक्षा का महत्व आपने लिया, तो शिक्षा के महत्व को मानव के विकास के धरातल के साथ जोड़ के चलो, और जो मानव के विकास का धरातल है उसके अंदर भी आप दो प्रकार की चर्चाएं करके चलो। एक चर्चा क्या हो जाएगी आपकी, समाज आधारित चर्चा हो जाएगी, और एक चर्चा क्या हो जाएगी आपकी, राज्य आधारित चर्चा हो जाएगी। और ये कह दो राज्य और समाज दोनों को जोड़ते हुए कि मानव के विकास के संदर्भ में क्या है, ये सर्वोत्तम क्या है, संस्थाएं माने जाते हैं। आपने सुना ही होगा कि प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु ने कभी कहा था कि राज्य के बिना मानव के विकास की कल्पना करना संभव ही नहीं है। और वो कहा करते थे कि जिस मानव को राज्य नहीं चाहिए, या तो वो जानवर है या फिर क्या है, देवता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपनी चर्चाओं को करने का कार्य करें। अगर आप डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे, मानव के विकास की बात करेंगे, और मानव के विकास के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सुप्रीम इंस्टीट्यूशन दिखाने की बात करेंगे, तो या तो आपको समाज के साथ जाना पड़ेगा, या फिर आपको क्या है, राज्य के साथ जाना पड़ेगा। अब एक बात समझो कि मान लीजिए हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया, और ये जो आपका सर्कल है ये किसको डिनोट करेगा, मान लीजिए किसी सोसाइटी को डिनोट करेगा, यानी कि किसी समाज के संदर्भ में हमने बनाया। एक इसी प्रकार का जो सर्कल है हमने क्या बनाया, यहां पर ये अलग बनाया। मान लीजिए इस सर्कल ने किसको डिनोट किया, राज्य, यानी कि इस सर्कल का मतलब क्या हुआ, राज्य हुआ, और इस सर्कल का मतलब क्या हुआ, आपका सोसाइटी हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम ये बात आपको समझाने की बात करें कि ये जो समाज है, इस समाज के साथ हमने क्या जोड़े, ये नाना प्रकार के लोग हमने यहाँ पर जोड़ के दिखाया। समाज के साथ क्या हमने नाना प्रकार के लोगों को क्या है, जोड़ के दिखाया। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या है, राज्य के साथ भी क्या है, नाना प्रकार के लोगों को जोड़ के दिखाया। इस प्रकार से नाना प्रकार के लोगों को क्या जोड़ के दिखाया, इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, ये क्या आपका जनमानस है। यहां भी हम लिख देते हैं ये क्या होगा, आपका जनमानस होगा। ये क्या होगा, आपका जनमानस होगा। ठीक है, तो जब आप शिक्षा का महत्व बताएंगे, तो शिक्षा का महत्व जो है ये जनमानस की ओर से आपको बताना है। किसकी ओर से बताना है, यहां पर जनमानस की ओर से आपको बताना है। क्योंकि आप मेरी बात समझो कि अगर हम ये चर्चा यहां पर ला रहे हैं कि मानव के विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम जो संस्थाएं हैं, या तो समाज है या राज्य है। यानी कि समाज के अंदर भी क्या है, लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, राज्य के अंदर भी क्या है, लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात समझो कि समाज के अपने क्या होते हैं, मापदंड होते हैं। समाज के अपने क्या होते हैं, नियम कानून होते हैं। समाज के अपने क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। बात समझना, समाज के अपने मापदंड होते हैं, समाज के अपने नियम कानून होते हैं, समाज की अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से राज्य के भी अपने मापदंड होते हैं, राज्य के भी अपने नियम और कानून होते हैं, और राज्य के भी अपनी कुछ क्या है, सीमाएं होती हैं। तो अगर लोगों का जनमानस का, अगर लोगों के बारे में या जनमानस के बारे में आपने ये कहना प्रारंभ नहीं किया कि लोगों का या जनमानस का शिक्षित होना जरूरी है, बात को समझो, शिक्षित होना जरूरी है, तो कहानी नहीं बन पाएगी। क्योंकि ये जो जनमानस है अगर ये अशिक्षित होगा साथियों, क्योंकि ये जो यहां पर जनमानस है ये अगर अशिक्षित होगा, तो अशिक्षित होने का एक नकारात्मक निष्कर्ष इस रूप में सामने आएगा कि इनके संघर्ष पनपेंगे। किसके साथ, समाज के मापदंड के साथ, समाज के नियम कानूनों के साथ, समाज की सीमाओं के साथ। किसके साथ, राज्य के मापदंडों के साथ, राज्य के नियम और कानूनों के साथ, राज्य की सीमाओं के साथ। और जब जनमानस ही अशिक्षित होगा और आए दिन जनमानस का टकराव किसके साथ होता रहेगा, समाज और राज्य के साथ टकराव होता रहेगा, तो ना तो समाज की ओर से कभी वो अपना विकास करा पाएगा और ना ही राज्य की ओर से कभी वो अपना विकास करा पाएगा। इस नाते अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, तो आप ये चर्चा करके उसको बताएं कि भैया मानव के विकास के धरातल को आपको जोड़ना है, समाज आधारित चर्चा, राज्य आधारित चर्चा, और कह देना है कि मानव के विकास के संदर्भ में जो सर्वोत्तम संस्थाएं आपके सामने आती हैं, तो वो जो सर्वोत्तम संस्थाएं हैं ये या तो समाज है या फिर क्या, राज्य है। क्योंकि समाज के अपने नियम कानून होते हैं, मापदंड होते हैं, इसी प्रकार से राज्य के भी क्या अपने नियम कानून होते हैं, मापदंड होते हैं। तो लोगों का जनमानस का अगर समाज या राज्य के साथ जुड़ाव होना ही है, तो ये चर्चा, ये विचार आपको करके चलना था शुरुआत में कि शिक्षित होना इनका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अगर ये शिक्षित हैं तो समाज के साथ ये क्या करेंगे, सहयोग का धरातल स्थापित करके चलेंगे। और राज्य के साथ क्या है, सहयोग का धरातल स्थापित करके चलेंगे। और अगर ये अशिक्षित हैं तो समाज और राज्य के साथ ये क्या है, असहयोग का धरातल स्थापित करेंगे, संघर्ष का धरातल स्थापित करेंगे। और देखो, अगर सहयोग का धरातल स्थापित होगा तो समाज भी क्या करेगा, भला करेगा, और राज्य भी क्या करेगा, भला करेगा। और अगर संघर्ष का धरातल स्थापित होगा तो ना तो जनमानस का समाज भला कर पाएगा और ना ही जनमानस का राज्य भला कर पाएगा। तो ये है हमारे शब्दों में रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द एडुकेशन। तो जो शिक्षण अभिरुचि में दुनिया भर की कैलकुलेशंस आपको करके चलनी है एडुकेशन ओरिएंटेड, तो उसमें एक बात तो हमने बहुत पहले आपको बता दी कि आप केवल अपने आप को शुरुआत में समझा के चलेंगे। शिक्षण अभिरुचि जो है ये कोई नई प्रकार की दुनिया नहीं है। इसमें अध्ययन और अध्यापन के रिश्तों को पवित्र, सकारात्मक, प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है, इन बातों पर क्या है, जोर दिया जाता है। अगली बात हमने आपको समझाई है शिक्षा का महत्व, और ये हमने अपने शब्दों में आपको समझाया है। ठीक है, हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं जी। हम अगर कोई भी विषय वस्तु प्रारंभ करेंगे तो शुरुआत में कई सारे लेक्चर्स ऐसे हो जाते हैं जिन पे हम बिल्कुल भी किताबी अध्ययन करके नहीं चलते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग आपको शिक्षण अभिरुचि समझाना चाहते हैं जो हमने समझा है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमने पहले ही आपको बता दिया आज, कि शिक्षण अभिरुचि में आपका कंप्लीट डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक कहीं से उठा लिया या कोई टॉपिक आपका कहीं से उठा लिया। जो पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, एक एक टॉपिक उठाते रहेंगे और उनको अच्छे से क्या है, डिस्कस भी करते रहेंगे। तो शिक्षा का महत्व आप ऐसे बता के चलेंगे। नोट्स बनाओ, इनके जो ड्राफ्टिंग मैंने लिखी है, और नोट्स बना करके नोट्सों को समझो। और इन नोट्सों को समझने के बाद एक काम करो कि जब ये नोट्स पूरा दिमाग में आपके स्टैब्लिश हो जाए तो इनके बारे में, इस चर्चा के बारे में जो अब तक की है, 1 या 2 पेज लिख डालो, जो भी आपके मन में आए। देखते हैं कौन आपको रोक पाता है। सिलेक्शन होगा और वाकई में होगा। अब देखिए, अगर जनरली हम बात करें कि शिक्षा के प्रकार, और शिक्षा के जो प्रकार हैं उन पर अगर हम सामान्य चर्चा करें, उन पर अगर हम क्या करें, सामान्य चर्चा करके चलें, तो सामान्य चर्चा में जो आपके शिक्षा के प्रकार हैं उसमें 2 प्रकार से क्या है, आप अपनी बातों को लेकर के चलोगे। उसमें 2 प्रकार से क्या है, आप अपनी बातों को लेकर के चलोगे। देखिए, एक होता है जिसको हम कहते हैं धार्मिक शिक्षा, एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, धार्मिक शिक्षा, यानी कि रिलीजियस एडुकेशन कहेंगे आप इसको, रिलीजियस एडुकेशन आप इसको कहेंगे। धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस एडुकेशन आप इसको कहेंगे। और एक जो शिक्षण अभिरुचि में आपकी सबसे बड़ी कैलकुलेशन होनी है, तो शिक्षण अभिरुचि में जो आपकी सबसे बड़ी कैलकुलेशन होनी है उसको आप क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा आप उसको कहते हैं। और जो हिंदी में आधुनिक शिक्षा है उसको आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में मॉडर्न एडुकेशन आप कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडर्न एडुकेशन आप कहते हैं, मॉडर्न एडुकेशन आप कहते हैं। कुछ जब कभी भी आप अपने आप को, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, तो शिक्षा के प्रकार है ना, हम फिलहाल अभी 2 ही आपको समझाएंगे कि शिक्षा के 2 प्रकार आपके सामने किस रूप में आते हैं। एक को आप क्या कहते हैं, धार्मिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि रिलीजियस एडुकेशन कहते हैं। और एक को आप क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि मॉडर्न एडुकेशन आप उसको कह करके चलते हैं। अब देखिए, ये जो आपका धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का हम बनाएंगे क्या, धार्मिक शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, ये आपको समझाना आना चाहिए अपने आप को। धार्मिक शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, यानी कि सकारात्मक पक्ष क्या होता है, और धार्मिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, धार्मिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, यानी कि नकारात्मक पक्ष क्या होता है, नकारात्मक पक्ष क्या होता है। इन द सेम वे हम यहाँ पर भी यही कैलकुलेशन करके चलेंगे कि आधुनिक शिक्षा का आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, आधुनिक शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है ना, आधुनिक शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है, और आधुनिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, आधुनिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होता है।
तो देखो, हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं साथियों। धार्मिक शिक्षा का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो जाता है कि धार्मिक शिक्षा जो है वो मानव के व्यक्तित्व में वो क्या है, मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव कराती है। मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव कराती है। नैतिक मूल्यों का उद्भव कराती है। मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव कराती है। मानव के व्यक्तित्व में क्या है, नैतिक मूल्यों का उद्भव कराती है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो जाता है कि धार्मिक शिक्षा क्या है, मानव को क्या है, रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती है। रूढ़िवादी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स। मानव को क्या है, रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती है। मानव को रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती है। मानव को रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती है। मानव को रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती है। तो धार्मिक शिक्षा का फायदा भी है, तो धार्मिक शिक्षा का क्या है, आपके सामने नुकसान भी आ जाता है। धार्मिक शिक्षा का जो वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके सामने आएगा, वो मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का उद्भव जो कराती है, ये धार्मिक शिक्षा का क्या है, सकारात्मक पक्ष माना जाता है। और जो आपका निगेटिव एस्पेक्ट है किसका, धार्मिक शिक्षा का, तो उसमें आप कहेंगे कि वो क्या है, वो मानव को रूढ़िवादी बनाने का कार्य करती है। और जब देखो, रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है कि रूढ़िवादी अगर कोई है तो वो नए प्रकार के परिवर्तनों का स्वागत नहीं करता। यानी कि धार्मिक शिक्षा साथ ही साथ आपको कई बार क्या, रूढ़िवादी बनाने का कार्य भी करती रहती है। और जब आप धार्मिक शिक्षा की ओर से रूढ़िवादी बनने का कार्य करेंगे तो आप जो है नए प्रकार के परिवर्तनों का स्वागत नहीं करना चाहेंगे। आप पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परंपराओं के साथ ही अपना जुड़ाव बना करके रखना चाहेंगे और उन्हीं के आधार पर आप अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवहार आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आधुनिक शिक्षा में क्या है, देखिए, धार्मिक शिक्षा में, हाँ, ये भी आप बता के चलेंगे, धार्मिक शिक्षा में क्या है, धार्मिक शिक्षा में आपका स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म का अध्ययन आपका क्या होता है, शामिल होता है। लेकिन जो आपका आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा में ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी अलग हो जाती हैं। आधुनिक शिक्षा में आप क्या कहेंगे कि स्टडी ऑफ, अब स्टडी ऑफ में आप क्या जोड़ेंगे, आपने कहा कि हिस्ट्री, आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस, आपने कहा कि साइंस, आपने क्या कहा, फिजिक्स, आपने क्या कहा, ज्योग्राफी, एटसेट्रा। आप बात समझ गए होंगे, एटसेट्रा। तो आधुनिक शिक्षा में इन चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि भाई, जहां धर्म में तो आप कहते हैं कि समाज का अध्ययन करने का मौका आपको मिलता है या धर्म का अध्ययन करने का मौका आपको मिलता है, लेकिन जो आपका मॉडर्न एजुकेशन है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, नागरिक शास्त्र या और राजनीति विज्ञान का अध्ययन आप करेंगे, साइंस विज्ञान का अध्ययन आप करेंगे, भूगोल का अध्ययन आप करेंगे, गणित का अध्ययन आप करेंगे। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है, शामिल हो जाती हैं। कहां हो जाती हैं, आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत क्या शामिल हो जाती हैं। अब देखिए, एक अच्छी बात हम आपको सिखाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि ये मानव के व्यक्तित्व में क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच कहते हैं उसको, साइंटिफिक अप्रोच है ना। साइंटिफिक अप्रोच को क्या है, डेवलप करके चलती है। साइंटिफिक अप्रोच को क्या है, डेवलप करके चलती है। तो आधुनिक शिक्षा का बड़ा फायदा आप हमेशा बताएंगे कि ये मानव के व्यक्तित्व में एक साइंटिफिक अप्रोच यानी कि तार्किक विश्लेषण की पद्धति को जन्म देती है। और मेरे प्यारे साथियों, जब मानव के व्यक्तित्व को साइंटिफिक अप्रोच मिल जाती है या जब मानव के व्यक्तित्व को तार्किक विश्लेषण करने की पद्धति मिल जाती है, तो मानव इस लायक हो जाता है, इतना कैपेबल हो जाता है, इतना योग्य हो जाता है कि वो जान पाता है कि जो मेरे चारों तरफ विषय वस्तुएं हैं उनकी नकारात्मकताएं क्या हैं और उनकी सकारात्मकताएं क्या हैं।
तो ये मॉडर्न एजुकेशन का वेरी स्ट्रॉन्ग एक बेनिफिट बताया जाता है कि अगर जनमानस को आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ के चलेंगे तो जनमानस को तार्किक विश्लेषण की पद्धति मिलेगी, और तार्किक विश्लेषण की पद्धति मिलने के बाद विषय वस्तुओं का चुनाव करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि किस प्रकार की विषय वस्तुओं में कितनी नकारात्मकताएं हैं और किस प्रकार की विषय वस्तुओं में क्या है कितनी सकारात्मकताएं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा क्या बेनिफिट मिलता है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट आप क्या बताओगे? आप इसको किसी से पूछ के देखना, मॉडर्न एजुकेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट आप क्या बताओगे, है ना। हम आपको आज नई चीज सिखाते हैं, बिल्कुल एकदम नई चीज है। मॉडर्न एजुकेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट आप पता क्या बताएंगे, है ना, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, और क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि कल के दिन वहां जाकर के आप अपने विद्यार्थियों को हमेशा नई नई प्रकार की चीजें सिखाते रहें। पुरानी चीजों के साथ अपना जोड़ाव करके ज्यादा समय लंबे समय तक हम लोग अपना समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। चर्चाओं में आए दिन नयापन लाना पड़ता है और वो जरूरी हो जाता है। देखो, आधुनिक शिक्षा में इतिहास, राजनीति, विज्ञान, साइंस, भूगोल, इन सब का अध्ययन आपको करना पड़ता है। नेगेटिव एस्पेक्ट में मेरी नई कैलकुलेशन ये कहती है, जिसका जनरेशन अभी आज आपकी क्लास के दौरान ही हुआ है, बिल्कुल अभी हुआ है। आप जानते होंगे कि हमारा पढ़ाने का पैटर्न थोड़ा ऐसा ही है कि क्लास के दौरान ही क्या है नई नई प्रकार की चीजें आती रहती हैं। मॉडर्न एजुकेशन विकास मूलक है। क्या है? विकास मूलक है। और विकास मूलक जो क्या है, ये कहीं ना कहीं कहां ले जाती है आपको? भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर। कहां ले जाती है? भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर आपको ले जाती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर आपको ले जाती है। अब जाहिर सी बात है मेरे प्यारे साथियों, भौतिक सुखों की प्राप्ति को ले जाती है, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति को लेकर के जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा? देखो, आपको क्या है विकासात्मक कार्य करने पड़ेंगे। विकासात्मक आपको क्या करने पड़ेंगे? कार्य करने पड़ेंगे। और ये जो आपके विकासात्मक कार्य हैं, ये क्या है? पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब ये कि हम बड़े प्यार के साथ कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? आधुनिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि एक तरफ तो क्या हो गया है मानव का विकास, और एक तरफ क्या हो गया है पर्यावरण संरक्षण। एक तरफ क्या हो गया पर्यावरण संरक्षण, एक तरफ क्या हो गया पर्यावरण संरक्षण। हमेशा नई बातें करो। जब तक आप नई बातें करना प्रारंभ नहीं करोगे, जब तक परीक्षाओं में सिलेक्शन पाना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहां तक हमने आज का जो प्रस्तुतिकरण है, दो प्रकार की चीजें डिस्कस की हैं। पहले आपको शिक्षा का महत्व बताया, बिल्कुल नए तरीके से बताया जी, बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा तरीका आपको देने का कार्य किया है कि अगर आप अपना जुड़ाव इसके साथ करके चलते हैं तो आपको बिल्कुल नयापन मिलेगा। यहां शिक्षा के प्रकार में हमने जो चर्चा यहां पर आपके पास आ जानी चाहिए फिलहाल आज के हिसाब से, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं ना, तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत ज्यादा एस्पेक्ट लेके नहीं चल सकते। तो धार्मिक शिक्षा के बारे में इतनी बातें आपको अपने दिमाग में नोट डाउन करके चलनी है, और आधुनिक शिक्षा के बारे में इतनी बातें आपको नोट डाउन करके चलनी है। आधुनिक शिक्षा का नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपके सामने रखा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आपको विकास मूलक बनाती है, और विकास मूलक ये भी बनाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां विकास मूलक बनने का मतलब क्या है कि यहां भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, यहां भौतिक सुख नहीं है। और जब आप अपने विकासात्मक कार्य करते हैं तो पर्यावरण पर आपके जो विकासात्मक कार्य हैं वो क्या डालते हैं? वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं या प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। तो इसलिए आधुनिक शिक्षा का नकारात्मक पक्ष आज बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आज आप जान ही पा रहे होंगे कि एक तरफ मानव का विकास हो गया है और दूसरी तरफ क्या है पर्यावरण की चिंता है, या पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा आपके सामने क्या है आ गया है, आपके सामने क्या है आ गया है। ठीक है, संडे तक जाते आते हम इतना बेहतरीन शिक्षण अभिरुचि का बैकबोन आपको दे देंगे
कि जब नेक्स्ट वीक्स में आपको शिक्षण अभिरुचि की कक्षाएं मिलेंगी, ठीक है, तो आपको उनमें प्रवेश पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं, 40 नंबर का मामला है, और 40 नंबर में अगर हम अच्छी मेहनत कर लेते हैं और यहाँ से हम अच्छा गेन करके चलते हैं, तो फिर हमारी कहानी उतनी ही क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। आसान हो जाती है यानी कि क्या हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। एक चर्चा और हम हल्की से कर लेते हैं। अध्ययन एवं अध्यापन का प्राचीनतम धरातल। अध्ययन एवं अध्यापन का प्राचीनतम धरातल। अध्ययन एवं अध्यापन का क्या है, प्राचीनतम धरातल। अध्ययन एवं अध्यापन का प्राचीनतम धरातल। तो प्राचीनतम धरातल जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, उसको आप लेके कहाँ जाएंगे। हम भारत के संदर्भ में ज़्यादा बात करेंगे, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के साथ, और यहाँ भारतीय संदर्भ की ओर ज़्यादा झुकाव आपका जाना चाहिए। ठीक है, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है इसका कोई आर्थिक धरातल नहीं था, इसका कोई आर्थिक धरातल नहीं था, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बदले में आपको धन वगैरह नहीं देना होता था। इसका कोई क्या आर्थिक धरातल नहीं होता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु के समीप रहकर, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, शिक्षा ग्रहण की जाती थी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। हमारे यहाँ पर जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसमें वेदों का अध्ययन शामिल रहा, वेदों का अध्ययन शामिल रहा, अर्थात हमारी शिक्षा की प्राचीनता, अर्थात हमारी शिक्षा की प्राचीनता, अर्थात हमारी शिक्षा की प्राचीनता धार्मिक शिक्षा में निहित रही, धार्मिक शिक्षा में निहित रही। इसको मैं कल के कक्षा में अलग से भी दिखाऊंगा, है ना। धार्मिक शिक्षा में निहित रही। उद्देश्य, उद्देश्य क्या लेके चलेंगे, उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों का उद्भव कराना, नैतिक मूल्यों का उद्भव कराना, नैतिक मूल्यों का उद्भव कराना। तो ये भी हमने आज ही हल्का सा इसका जुड़ाव करके आपको दिखाया कि अध्ययन एवं अध्यापन का प्राचीनतम धरातल भारतीय संदर्भ में गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। इसको मैकाले का जो घोषणा पत्र कल की क्लास में आपके सामने आएगा, तो मैं उसके साथ इसका टकराव करके चलूंगा। इसका क्या टकराव करके चलूंगा। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का आर्थिक धरातल कुछ नहीं है। शिक्षा ग्रहण करने के बदले में आपको कुछ पे नहीं करना होता था। गुरु के समीप रहकर ही क्या है, आप अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और वेदों का अध्ययन इसमें शामिल रहा। अर्थात हमारी शिक्षा की जो प्राचीनता है वो धार्मिक शिक्षा में निहित है, यानी कि हमारी प्राचीनतम शिक्षा क्या रही, धार्मिक शिक्षा की ओर क्या इशारा करती है। और इस शिक्षा का बड़ा उद्देश्य क्या रहा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में क्या है, नैतिक मूल्यों का उद्भव कराया जाए, नैतिक मूल्यों का जनरेशन कराया जाए। तो कुल मिलाकर के ये हम आपको लास्ट में ये बात बता देते हैं कि शिक्षण अभिरुचि की जो कक्षाएं आपको मिलेंगी उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के संदर्भ में, हमने अभी कल वाली क्लास में आपको बताया होगा। ये सारा कार्यक्रम कहाँ मिलेगा आपको, सूर्यकिरण बैच में मिलेगा। ये सारा कार्यक्रम कहाँ मिलेगा आपको, सूर्यकिरण बैच में मिलेगा।
यानी कि सूर्यकिरण बैच जहां पे आपको लिखा मिल जाए दुष्यंत सिविल क्लासेस में, तो वहां आप समझाइए, वहां तुरंत आपको अपने आप को समझाना है कि आपको क्या लेकर के चलना है। वहां पे आपको क्या मिलेगा, शिक्षण अभिरुचि मिलेगा। सूर्यकिरण बैच की हम क्या बनवा देंगे, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा देंगे, ताकि आपको क्या है, आपको चुनाव करने में किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की दुविधा ना हो। मेहनत करते रहिएगा, नियमित रूप से, लगातार, ईमानदारी से, अच्छे मन से। सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी, अच्छा समय आपको मिला है। और मैं फिर लास्ट में वही बात कहूंगा, शिक्षण अभिरुचि का जो मामला आज हमने प्रारंभ किया है, इसका वेरी कंप्लीट डिस्कशन होगा। जैसा आपका पाठ्यक्रम है उसी हिसाब से क्या होगा, डिस्कशन होगा। ठीक है, बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।